अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स के 3 लॉ हैं, ठीक है, काफ़ी मशहूर है ये लॉज। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो आज हम अभी तीनों हम लॉज पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सबसे पहले हम इसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है कि एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स ऑन स्टेट अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब हर ऑब्जेक्ट, अब इस चीज़ को आपने बड़े गौर से समझना है, ठीक है। इनकी स्टेटमेंट्स को और लास्ट की स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझे, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट जो है, ये आप लोगों ने, ये जो भी मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं इन्हें आपने नोट लाजमी करना है। हर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ही स्टेट में रहेगा। स्टेट दो तरह की है, फिर मैं बता रही हूँ, एक रेस्ट और एक मोशन, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट अपनी ही स्टेट में रहेगा, जिस स्टेट में वो है। अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। तब तक अनलेस, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए, तब तक एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी खुद की स्टेट में, जो उसकी स्टेट है उसी में रहेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही, मोशन में है तो वो मोशन में ही। लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह की बहुत आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेगी कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे सामने एक पेन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो जो पेन है वो इस वक्त रेस्ट में, ठीक है, किसी जगह पड़ा हुआ है रेस्ट में, तो वो रेस्ट में ही रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा तब तक जब तक मैं या कोई भी उसे उठाता नहीं है, ठीक है। तब तक वो रेस्ट में ही रहेगा। अब उठाएंगे कैसे, उसके लिए फोर्स लगानी पड़ेगी, कुव्वत, ताकत चाहिए, उसके लिए फोर्स चाहिए, ठीक है। तो जब तक फोर्स ही लगेगी वो पेन रेस्ट की हालत में ही रहेगा, राइट। तो इसी तरह से यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। अगर कोई चीज़ हरकत कर रही है, मोशन में है, हरकत करे जा रही है, हरकत कर रही है, लेकिन वो तब तक रेस्ट में नहीं जा सकती जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। यही जो है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, यही चीज़ है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इनर्शिया हम किसे कहते हैं, इनर्शिया किसे कहते हैं, इनर्शिया की डेफिनेशन लिखी हुई आगे कि वो मैटर की प्रॉपर्टी, इनर्शिया मैटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो बॉडी को उसकी अपनी स्टेट में रहने देती है, ठीक है। कि अगर एक बॉडी रेस्ट में, वो रेस्ट में ही रहे, और अगर एक बॉडी जो है वो मोशन में, तो वो मोशन में ही रहे, उसको कोई जो है वो उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। तो ये जो प्रॉपर्टी है मैटर की, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं कि भाई कोई चीज़ अगर रेस्ट में, वो रेस्ट में ही रहे। इनर्शिया कहता है कि कोई चीज़ अगर रेस्ट में, वो रेस्ट में ही रहे। या आप ये भी कह सकते हो, इनर्शिया ये कहता है कि कोई चीज़ अगर हरकत में है तो वो हरकत में ही रहे, यही चीज़ इनर्शिया है, ठीक है। तो इसलिए हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसके अलावा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये हमें फोर्स की क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है। अब इस चीज़ को मजीद समझेंगे। सी यहाँ पे इनर्शिया की डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कीप्स बॉडी इन इट्स ऑन स्टेट, ठीक है। तो याद रखें इनर्शिया के बारे में, ये चीज़ याद रखें कि ग्रेटर मास ग्रेटर विल बी इनर्शिया। मास जितना ज़्यादा होगा, मास जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा, और मास जितना कम होगा इनर्शिया उतना कम होगा। अब इस चीज़ को अगर मैं एक एग्जांपल से समझूं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक ये मैंने बड़ा ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट्स मैंने लिए, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। इसका मान लो 1 kg मास है, इसका मान लो 5 kg मास है, ठीक है। अब ये 1 kg मास जो है, इसको इन दोनों की कंपैरिजन में, अभी मैं आपसे पूछूं इन दोनों को अगर मैं बात करूं, इन दोनों की कंपैरिजन में मुझे बताओ, ये इसको उठाना ज़्यादा मुश्किल होगा, इसको रेस्ट से मोशन में लाना ज़्यादा मुश्किल होगा, या इसको? इन दोनों में से किसकी स्टेट को चेंज करना ज़्यादा मुश्किल लगेगा? ऑफ कोर्स 5 kg वाला। 5 kg वाला जो है वो रेस्ट में है, तो अगर मैं इसको उठाऊंगी तो इसको उठाने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स चाहिए, ज़्यादा ताकत चाहिए मुझे। तो इसका मतलब कि इसका इनर्शिया जो है वो क्या है, ज़्यादा है, इसका इनर्शिया ज़्यादा है। और इसको उठाने के लिए मुझे कम फोर्स चाहिए, मतलब इसका इनर्शिया कम है,
ठीक है। तो इनर्शिया जो है, मैं ये भी कहती हूँ कि इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मास पर इनर्शिया डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी ये बातें क्लियर हो गई हैं, ये वाला पॉइंट्स क्लियर हो गया है कि ग्रेटर मास ग्रेटर विल बी इनर्शिया। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे देखें क्या कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। फोर्स की डेफिनेशन दे रहा है, मैंने आपको पीछे कहा कि फोर्स की क्वालिटेटिव डेफिनेशन दे रहा है न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स की क्या है वो डेफिनेशन, क्वालिटेटिव डेफिनेशन, एक होती है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्वालिटेटिव डेफिनेशन जिसमें कोई मैथमेटिक्स ना हो, जिसमें थ्योरी हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ थ्योरी हो, वो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। और वो डेफिनेशन जिसमें जो है आप बोलो कि मैथमेटिक्स हो इन्वॉल्व, उसको क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कहते हैं, राइट। तो फोर्स की यहाँ पे क्वालिटेटिव डेफिनेशन है कि फोर्स इज एन एजेंट और एजेंसी विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम आएंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास के एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैथमेटिकली मतलब मुझे यहाँ से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो मुझे स्टेटमेंट मिली है उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। उसमें क्या इन्वॉल्व है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आप देख रहे हैं इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि मुझे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो डेफिनेशन मिल रही है वो होगी क्वालिटेटिव डेफिनेशन, क्वालिटेटिव डेफिनेशन, सॉरी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, सॉरी मैथमेटिक्स है ना, तो क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव ठीक है डेफिनेशन, फुल नहीं लिख रही। तो अब अगर हम इसके बारे में समझें मैथमेटिकली क्या है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, तो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मास के। अब मैं क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ कंबाइन करो इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर दो, कंबाइन कर दो, तो मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन एम, कुछ इस तरह से बन जाएगा। और ये मेरे पास अल्टीमेटली बनेगा जब मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो अगर मैं ये प्रोपोर्शनल को हटाऊंगी, अगर मैं इसको हटाऊंगी तो बदले में मेरे पास क्या मैं लगाऊंगी, इक्वल और कांस्टेंट, इक्वल और कांस्टेंट। तो मैंने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में हटाऊंगी तो a इक्वल्स टू मेरे पास क्या बनेगा, a इक्वल्स टू, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे स्पेस चाहिए, तो मेरे पास बनेगा a इक्वल्स टू f अपॉन m, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इक्वल्स थोड़ी कांस्टेंट भी आएगा, तो कांस्टेंट पे ले रही हूँ k, तो a इक्वल्स टू k f अपॉन m। अब मैं चाहती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो क्या था मेरे पास, f इक्वल्स टू सॉरी a इक्वल्स टू k f अपॉन m, और यहाँ पे ये k जो है ये बराबर है किसके, 1 के, ये k बराबर है 1 के, तो मेरे पास हो जाएगा a इक्वल्स टू f अपॉन m, और a इक्वल्स टू f अपॉन m जो है वो बराबर, अगर मैं देखूँ a इक्वल्स टू f अपॉन m, एक्सेलरेशन तो हो गई f अपॉन m, और फोर्स जो है वो क्या होगा m a, फोर्स क्या होगा m a, क्योंकि यहाँ पे मास जो है वो फोर्स के साथ क्या कर रहा था, डिवाइड। तो अगर मैं मास को यहाँ पे लेके जाऊँगी तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन के साथ मास जो है वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये मेरे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की फाइनल एक्सप्लेनेशन इक्वेशन बन गई, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। मैं यहाँ पे आपको मास दे रही हूँ 10 kg, ठीक है, kg यूनिट आपने लाजमी लगाना है, लाजमी, और फोर्स आपने लेना है 20 न्यूटन, ठीक है, 20 न्यूटन। और आपको कह रहे हैं मालूम करो एक्सेलरेशन, मालूम करो एक्सेलरेशन, तो क्या होगा भाई, a इक्वल्स टू एफ अपॉन एम था, ठीक है, a इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, एफ क्या है 20, मास क्या है 10, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास आ गई एक्सेलरेशन।
इसी तरह मैं कह रही हूँ कि मेरे पास मास है 5, मैंने मास कर दिया 5 kg और मैंने फोर्स कर दी 10 न्यूटन। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितनी है, तो अब एक्सेलरेशन होगी 2 न्यूटन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 2, एक मिनट थोड़ा सही से लिख लेती हूँ। अब मेरे पास एक्सेलरेशन होगी, अब भी मेरे पास एक्सेलरेशन होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई अब यहाँ पे कन्फ्यूजन बनती है। क्या कन्फ्यूजन बनती है, गौर से सुने। हमने पीछे पढ़ा कि अगर मैं फोर्स को बढ़ाऊंगी तो मेरे पास एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। तो अगर मैं फोर्स को बढ़ाऊंगी तो मेरे पास फोर्स बढ़ेगा, एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। अगर मैं फोर्स को कम करूंगी तो मेरे पास एक्सेलरेशन भी कम होगी। यही तो डायरेक्ट रिलेशन का यही तो मतलब है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, और अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ भी कम होगी। यही तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़नी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फोर्स जो है, फोर्स 20 न्यूटन थी, यहाँ पे मैंने फोर्स 10 न्यूटन मतलब फोर्स कम कर दी, तो मेरे पास एक्सेलरेशन तो कम होनी चाहिए। पहले यहाँ पे 2 थी, अब मेरे पास यहाँ पे 1 एक्सेलरेशन होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीज़न है क्योंकि मेरे पास मास कांस्टेंट नहीं है। मास यहाँ पे था 10, यहाँ पे हो गया 5, तो मास कांस्टेंट नहीं था, राइट। तो एक्चुअली में समझाने का मकसद ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कब होता है, थोड़ा साफ लिखते हैं। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के होता है, कब होता है, जब मास कांस्टेंट हो, जब मास जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। इसी तरह एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, बिल्कुल होता है, लेकिन कब होता है, जब फोर्स कांस्टेंट हो। तो कभी भी कोई चीज़, मेरे पास 4 चीज़ें हैं, ठीक है, उनको मैं 4 चीज़ों में से 2 को, मुझे 2 का रिलेशन बनेगा, तो 2 को मुझे क्या लाना है, रिलेशन में लाना है, 2 को रिलेशन में लाना है। तो जो बाकी की 2 होंगी उनको मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास इसमें इक्वेशन में F इक्वल्स टू m है, इसमें 3 चीज़ें, ठीक है, 3 चीज़ें, तो 2 को अगर मैं रिलेशन में लाना चाहती हूँ तो 1 को मुझे क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। आई होप मैं क्लियर हूँ, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, मेरे पास एक बॉल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉल है, वो बॉल में ये मेरे पास एक बॉल है, ये मेरे पास मान लो दीवार है, और मैं यहाँ पे दीवार पे बॉल को हिट करूँगी, और अगर मैं इस बॉल को दीवार पे हिट करूँगी, क्या बॉल दीवार से चिपक जाएगी? नहीं, दीवार पे हिट होकर वापस आएगी, बॉल दोबारा हिट होकर वापस आएगी। तो यहाँ पे ये मैंने किया एक्शन, और ये मुझे मिला रिएक्शन। ये एरो तो नहीं आएगा, ये मैंने किया एक्शन, ये मुझे इसका मिला रिएक्शन। हाँ, थप्पड़ मारोगे तो तुम्हें उस बंदे से थप्पड़ दोबारा खाना भी पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते, समझ रहे हो। यही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर, फोर्स जो है वो हमेशा पेयर में जो है वो एग्जिस्ट करेगी, पेयर में होती है फोर्स, कभी भी आपको सिंगल फोर्स नहीं मिलेगी। तो एक्शन और रिएक्शन क्या है, आप क्या कहते हैं, क्या ख्याल है आप लोगों का? ये एक्शन और रिएक्शन ये क्या है? ये फोर्सेस ही हैं। एक्शन भी एक फोर्स है और रिएक्शन, दोनों क्या है, फोर्स हैं, दोनों क्या है, फोर्स हैं। एक्शन भी फोर्स है, रिएक्शन भी फोर्स है। तो फोर्स हमेशा पेयर में होगी, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, फोर्स हमेशा पेयर में होगी, सिंगल फोर्स का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। और आपको मैं और मज़ीद बताती चलूँ कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल कहीं दुनिया भर में ये यूज़ हो रहा है, थर्ड लॉ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं रॉकेट की बात करूं, तो रॉकेट को रॉकेट को थर्ड लॉ के प्रिंसिपल से उड़ाया गया। रॉकेट को, इस तरह से काफ़ी चीज़ें उनको थर्ड लॉ के प्रिंसिपल से वो आज चल रही हैं, और इसकी बेस्ट एग्जांपल में रॉकेट मेरे जहन में इस वक्त है। तो रॉकेट को थर्ड लॉ के प्रिंसिपल से उड़ाया गया। तो आप देखा करें रॉकेट को, कभी अगर आपने देखा हो कि वो कैसे उड़ता है, पीछे से वो जो है आप देखा होगा कि धुआं टाइप निकल रहा होता है उसमें से, और वो जो है जैसे जैसे वो निकल रहा होता है खुद वो आगे जा रहा होता है, तो वो पीछे एक्ट कर रहा है और आगे जो वो जा रहा है वो उसका रिएक्शन है, ठीक है। इसी तरह आपको बहुत सारी एग्जांपल्स अपने इर्द गिर्द भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बल्कि तीनों लॉज की आपको जो है प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेगी। आप प्रैक्टिकल देखें, इस चीज़ को खुद देखें, सोचें, इस पे काम करें, मज़ीद आपको क्लियर होगा, ठीक है। आई होप ये आज की जो क्लास है
आज की जो ये लेक्चर है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस लाजमी कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।